तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन के दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने का फैसला लिया है। लंबे समय तक चली अगर मगर के बाद मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला के घर में हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों को मीटिंग का न्योता दिया गया था। तब से ही चर्चा चल रही थी कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, परिसीमन कराने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से मीटिंग के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर केंद्रीय नेतृत्व की कड़ी निगरानी रहेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्र संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार राज्य के नेताओं के साथ संपर्क में रहेंगे और हर स्तर पर होने वाले फैसलों में भी शामिल होंगे। पार्टी ने राज्य में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जरूरी हुआ तो राज्य मंत्रिपरिषद में भी फेरबदल किया जा सकता है। आपको बता दें कि भाजपा के लिए अगले साल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है और उसने अभी से अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने मंगलवार को नारदा सिटिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री की अर्जियों पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के दिन दोनों की भूमिकाओं के संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस बोस की अवकाशकालीन पीठ जैसे ही आज की सुनवाई शुरू करने के लिए बैठी, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि उनके साथी जज खुद को इन अपीलों पर सुनवाई से अलग कर रहे हैं। पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि अब इस विषय को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन के सामने रखा जाएगा, जो इस संबंध में फैसला ले सकते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान एक पत्र भी जारी किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है कि इस पत्र का मकसद उंगली उठाना नहीं है, बल्कि हम गलतियों को इसलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि तीसरी लहर आएगी ही, इससे पहले ही सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि समय रहते वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाए। एक बार फिर हम वहीं खड़े हैं। सब जानते हैं कि तीसरी लहर आएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को तैयारी करनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को बिस्तर, दवा, ऑक्सीजन आदि की तैयारी करनी चाहिए और तेजी से टीकाकरण अभियान चलाकर 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करना चाहिए। आज की पांचवी बड़ी खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के अंदर 2 बार मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर का तीसरा मोर्चे के अटकलों पर बयान आया है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इंकार किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालतों में तीसरे मोर्चे का कोई रोल नहीं है। प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शरद पवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा था। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुजफ्फरपुर अब बिहार में निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के आवासीय कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में निवेशक बिहार आ रहे हैं। निवेशक पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर समेत कई जिलों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। सबसे अधिक प्रस्ताव मुजफ्फरपुर के लिए आ रहे हैं। वैसे तो बिहार के हर जिले पर उनकी समान दृष्टि है, लेकिन निवेश प्रस्तावों के मामले में इस वक्त मुजफ्फरपुर सबसे आगे है। आज की सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के सभी रास्ते खोल दिए हैं। इस सब के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बाकायदा एआईएमआईएम ने अपनी तरफ से एमएलए कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। आवेदन पत्र के साथ वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि वफादारी के कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आवेदनकर्ता टिकट न मिलने की स्थिति में भी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते हुए चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि इस बीच आवेदनकर्ताओं को 10,000 रुपये की आवेदन फीस भी अदा करनी होगी, जिसे आवेदन शुल्क माना जा रहा है। In COVID first wave, Usmania was also a COVID designated center over here. People are in huge trouble, and in Usmania Medical Hospital, every year before the closure of the old building, 90,000 odd surgeries are performed.
Now it has been reduced to only 44,000 odd. Can you imagine 50,000 people are not getting surgeries done, which is done free of cost over here. This hospital is a boon to the poor people of not only the Hyderabad city but also especially South Telangana, the old Rangareddy district, the old Mehbubnagar district, and even surrounding states like Karnataka and Maharashtra. People come here. So we are demanding from the Chief Minister that please immediately sanction a new building in Usmania Hospital. That new building should be constructed. It should have a built-up area of more than 35 lakh square feet. That building, we demand from the Chief Minister that more than 1,000 crores, if it is needed, the government should sanction it. Because we have seen that in COVID wave, the highest number of deaths have happened in GHMC area. There has been a recent report of Indian Express wherein it said that more people died in old city because of COVID. It is very important in the interest of the poor people, in the interest of medical college, in the interest of state, that the Chief Minister should immediately announce a new building for Usmania Medical College. And let me be very clear, we are not at all concerned with that heritage building. It is for the government to decide what they want to do. We are concerned with human lives. We want the Chief Minister to save the human life, save Usmania Medical College, save this Usmania Hospital, and that it can only be saved if a new building is constructed. You want to keep that heritage building, keep it. You want to demolish it for God's sake. Because saving a human life, not one life, but thousands of lives are being saved over here. 50,000 surgeries are not being done over here. Despite having all super specialties, despite having impeccable integrity holding doctors over here who are specialists in their own field. I am thankful to those doctors that they have not left the Usmania Medical College and gone and joined corporate hospitals. This shows their commitment to the poor people of Telangana. I demand from the Chief Minister, please immediately order a new Usmania Hospital building. We are not concerned with that heritage building. The government wants to demolish it, please demolish it. We want a new building to come up over here. We will not give government a chance to say that because heritage building, TRS government is not constructing Usmania Hospital. We are saying we are ready for it. We are demanding, please do it. And also a detailed report would be given by the concerned experts, and we will be formally representing to the Chief Minister